हेलो दोस्तों। चलिए आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ते हैं भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी में, जहाँ पर आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान और भी सभी सब्जेक्टों के लेक्चर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आज हमारा यह दूसरा अध्याय है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलनों के मध्य की विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह, जनजातीय श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का इस लेक्चर। पहले हम पढ़ेंगे कि समय अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो हम इस पर पूरा पढ़ेंगे इसको हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम कुछ और आगे जाए तो फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन हुआ। हम मुख्य टॉपिकों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। फिर 1907 में कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन होता है। फिर उसके बाद गांधी जी की स्वदेश वापसी होती है 1915 में, जहां पर उन्होंने 1917 और 18 में चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह आदि उन्होंने काफ़ी सत्याग्रह किए, जो कि यह तीनों सफल सत्याग्रह रहे। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन आया और असहयोग आंदोलन आया। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। फिर उसके बाद 1925 में काकोरी कांड, 1928 में साइमन मिशन आया, जिसमें लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा लाठी मारकर उनकी हत्या की गई। फिर 1929 में असेंबली बम कांड हुआ। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च की और सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किया, और इस दांडी मार्च में ही नमक कानून को भी तोड़ा। फिर 1931 में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च को। फिर उसके 31 मार्च को, सॉरी। फिर उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। फिर 1935 में, सॉरी ये 55 लिखा हुआ है। फिर 1935 में भारत राष्ट्र शासन अधिनियम आया, जो कि भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक मिशन लाया गया, जिसमें माउंटबेटन इसके प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, उसका परिणाम क्या हुआ, वो सब हम देखते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो हम दोस्तों जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता की भावना तथा सम्मान, राष्ट्रीय चेतना को कहते हैं। इसमें लोग असमान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग अलग अलग भाषाई समूहों से भी संबंधित होते हैं, परंतु यानी कि जैसे भारत में है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। जैसे कि अब आगे हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि जबरन भर्ती वह प्रक्रिया है जिसमें अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती किया। बहिष्कार, किसी व्यक्ति, समूह या शासन के साथ संपर्क रखने से इनकार करना या उसकी गतिविधियों में भाग न लेना, अथवा उसकी वस्तुओं की खरीद और उपयोग से इनकार करना
बहिष्कार कहलाता है। यह भी एक सामान्यतः विरोध का ही एक तरीका है। पिकेटिंग क्या होती है? पिकेटिंग विरोध व प्रदर्शन का वह ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के बाहर खड़े होकर वहाँ का जाने वाला रास्ता रोकते हैं उसे, ताकि लोग अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। इसे पिकेटिंग कहा जाता है। बेगार बेगारी वह प्रथा है जिसमें लोगों से बिना किसी पारिश्रमिक, यानी कि बिना कोई उन्हें पैसा दिए उनसे जबरन काम करवाना ही बेगारी कहलाता है। फिर गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से भारतीयों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में ले जाया गया। इन्हें एक अनुबंध के तहत भेजा जाता था जिन्हें ये मजदूर गिरमिटिया कहते थे। इसी के कारण इन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल लेबर भी कहा गया इन्हें। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक क्या थे? जैसे कि यूरोप में क्या था राष्ट्रवाद को जन्म देने का मुख्य कारण? राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ था। भारत और वियतनाम जैसे देशों में उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोध आंदोलनों से चालू होता है। तो अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद का अलग अलग अर्थ होता है। तो भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का क्या क्या अर्थ हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से चालू होता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष ने लोगों को एकता की भावनाएं पैदा की। उत्पीड़न और दमन के साझा अनुभवों ने अलग अलग समूहों को आपस में जोड़ा। सभी वर्गों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं होता था, इसलिए आज़ादी के मायने भी सबके लिए अलग अलग होते थे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में भारत में एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा किया जिसमें राष्ट्रवाद की आग को घी का काम करता है। जिसमें क्या होता है कि ऐसा जबरन भर्ती जब लोगों को किया गया तो लोग आर्थिक स्थिति भी उनकी कमज़ोर हुई, जिससे कि उन्होंने एकता की भावनाएं ज़्यादा विकसित होने लगी। तो यह राष्ट्रवाद को विकसित करने का प्रमुख कारण हुआ। इससे इसमें क्या हुई, महंगाई हुई। जब सरकार के पास पैसा नहीं बचा तो सरकार ने लोगों पर अनैतिक पूर्ण रूप से टैक्स लगाना चालू कर दिया। युद्ध के कारण कई रक्षा खर्च बढ़ चुके थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने उस रक्षा खर्च को पूरा करने के लिए भारत के लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना चालू किया। खर्च जैसे कि उन्होंने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, आयकर भी शुरू कर दिया। महंगाई तेज़ी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें लगभग दुगना हो गई थी। सामाजिक प्रभाव या और जबरन भर्ती और अकाल। सामाजिक प्रभाव में क्या था, लोगों से गांव के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। किसानों और जनता पर भारी असंतोष यह फैलता गया। फिर 1918 से 1919, 1919 से 1920 20 में कई जगह पर फसलें खराब हो गई, जिससे खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई। इसी समय फ्लू महामारी भी बहुत तेज़ी से फैली। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी से लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मौत हो गई। चलिए अब हम सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कि सत्याग्रह होता है। सत्य धर्म आग्रह, यानी कि सत्य पर दिल रहना ही सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसा नया तरीका था जिसके माध्यम से जन आंदोलन किए जाते थे। सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत क्या थे? सत्य की शक्ति पर विश्वास करो, अहिंसा पर आधारित संघर्ष करो। अन्याय के मुख्य कारण सिद्धांत क्या थे? सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत सत्य की शक्ति पर विश्वास करना, अहिंसा पर आधारित संघर्ष, अन्याय के खिलाफ लड़ाई में शारीरिक बल का प्रयोग न करना
प्रतिशोध यानी प्रतिरोध और आक्रामकता से दूरी रखना, अत्यंत सत्य की जीत होती है इसका विश्वास रखना ही सत्याग्रह कहलाता था और यही इसके मुख्य सिद्धांत थे। यही जो 5 हैं यही इसके मुख्य सिद्धांत हुआ करते थे। फिर गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ क्या था? अब गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का क्या अर्थ बताया गया था? सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सही उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे अत्याचार करने वालों के खिलाफ के लिए लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सही उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रही नैतिक बल का उपयोग करके अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सकते थे और अंततः विजय प्राप्त भी कर सकते थे। सत्याग्रह की कार्य पद्धति क्या थी? और उसी कार्य पद्धति के बारे में जानेंगे। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना और आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। उत्पीड़क की चेतना को झिकझोर कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने और आत्मा का अंत में और दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत में प्रारंभिक सत्याग्रह। गांधी जी की वापसी। गांधी जी की वापसी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हुई। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नक्सल भेदी सरकार यानी काले गोरे के भेद करने के खिलाफ उन्होंने सफलतापूर्वक यह आंदोलन चलाया हुआ था। गांधी जी शुरुआती 3 सफल सत्याग्रह। भारत में गांधी जी के आने के बाद जमीनी हकीकत गांधी जी ने समझा, देश का दौरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने 3 प्रमुख स्थायी आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। जैसे उन्होंने पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में हुआ था। इसमें क्या था, नील की खेती यानी किसानों को जबरन नील की खेती करानी पड़ती थी और उनके जो दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ यह संघर्ष हुआ था जो कि अंग्रेजों के द्वारा कराया जा रहा था। इसका सत्याग्रह का सफल हुआ यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ? किसानों को संगठित किया, ब्रिटिश सरकार को जांच समिति बनाने पर मजबूर किया। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा यानी गुजरात में फसल खराब और प्लेग के कारण किसान लगान दे नहीं पा रहे थे तो गांधी जी ने खेड़ा में किसानों के साथ आंदोलन किया। यहाँ पर इसका परिणाम क्या हुआ? लगान माफ़ की मांग की गई, अतः सरकार ने इन्हें राहत भी दी। और तीसरा सत्याग्रह उन्होंने गुजरात में किया, फिर से अहमदाबाद में कपड़ा के मिलों के मजदूरी के लिए और काम की स्थिति का मुद्दा बनाया। मजबूरी में मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और मालिकों से समझौता भी कराया। उनका यह तीसरा सफल आंदोलन रहा जो कि अहमदाबाद में हुआ। फिर सत्याग्रह आंदोलन का महत्व। गांधी जी ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, आम लोगों यानी मजदूर और किसानों को संघर्ष में सीधे शामिल किया। सत्याग्रह की व्यवहारिक परीक्षण हुई और जनता में गांधी जी का विश्वास भी बढ़ा। फिर रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट प्रस्तावित किया। भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। रॉलेट एक्ट का महत्वपूर्ण प्रावधान राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट का
प्रभाव था, यही भारत में लाया गया था। यानी कि इसमें भारत के किसी भी राजनीतिक शख्स को, यानी कि उसको हम अंग्रेज कैदी बना सकते थे 2 साल के लिए, बिना किसी का नोटिस के, बिना किसी कारण के इस रॉलेट एक्ट के को लगाकर अंग्रेज किसी को भी बंदी बना सकते थे। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार था और भारतीयों की सदस्यों की सहमति के बगैर लाया गया यह बिल था। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुआ? गांधी जी की प्रतिक्रिया। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण माना और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी इस विरोध के खिलाफ? अंग्रेज सरकार चिंतित हो गई क्योंकि संचार व्यवस्था जैसे रेलवे और टेलीग्राफ सेवाएं ठप होने की आशंका थी। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। सरकारी दमन और अमृतसर की घटनाएं। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर अनुमति लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया था। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करना नहीं मिल रहा था। फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके बाद जनता में गुस्सा भड़क उठा। बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। सरकार ने मार्शल लॉ कानून को लागू कर दिया। जनरल डायर ने अमृतसर की कमान संभाली। अब जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर बाग जलियांवाला बाग में ही हुआ, अमृतसर में जो कि स्थित है। दिन 15 अप्रैल बैसाखी का दिन था। घटना स्थल पर मार्शल लॉ लागू था। 13 अप्रैल को लोग बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उस मैदान के चारों तरफ से वह मैदान बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों के मार्शल लॉ के बारे में जानकारी भी नहीं थी। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और लोगों में अंधाधुंध, यानी कि सारे रास्ते बंद करके लोगों में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसका परिणाम क्या हुआ? अंधाधुंध गोलियों का परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। निर्मम हत्या थी वो, जिसे हम अंग्रेज झुठला नहीं सकते। और इसके लिए उन्होंने अपनी खुद असेंबली में माफ़ी भी मांगी थी बाद में, लगभग आज़ादी के बाद। इसका कारण क्या हुआ? डायर ने कहा कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ? हत्याकांड के बाद की स्थिति। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोगों को पता चली, तो लोग, यानी शहरों के लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगी। पुलिस ने मोर्चा लेने लगे पुलिस से लोगों ने मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार का दमन इसमें क्या हुआ? सरकार ने इन लोगों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार द्वारा लोगों को अपमानित किया गया। नाक रगड़ने, सड़क पर घसीट कर चलने का मजबूर किया गया। कोड़े से मारे गए और गुजरालवाला जैसे गांवों पर तो बमबारी भी की गई। गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और हिंसा फैलते देख 1919 में समाप्त कर दिया। अब चलते हैं आज खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। खिलाफत आंदोलन
प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन टर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्म गुरु खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना जताते हुए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया? सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद महात्मा गांधी एक अखिल जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना ऐसा आंदोलन संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया ताकि दोनों समुदायों को एक मंच पर लाया जा सके। अब असहयोग आंदोलन। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920। गांधी जी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं को मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन ही क्यों? गांधी जी का तर्क था, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और उसी सहयोग से चल भी रहा है। मूल विचार गांधी जी का यह विश्वास था कि अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 साल के भीतर ब्रिटिश शासन ढह सकता है और स्वराज की स्थापना हो सकती है। असहयोग आंदोलन की रणनीति क्या थी? गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। बहिष्कार के कदम सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर देना चाहिए। अगला कदम क्या था? अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य था बिना हिंसा के ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर करना। आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना चालू कर दिया गया। 1920 की गर्मियों में गांधी जी शौकत अली ने देश भर में विभिन्न यात्राएं करके लोगों को समझाया और समर्थन की मांग की। असहयोग आंदोलन पर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो चुके थे। कांग्रेस के कई नेता आंदोलन को लेकर सशंकित थे। कुछ नेता नवंबर 1920 में विधायी परिषद चुनावों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि आंदोलन से भीड़ हिंसक हो सकती है। सितंबर से लेकर दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में समर्थक और विरोधियों के बीच खींचातानी चलती रही। अंततः 1920 दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से कांग्रेस में मंजूरी मिल जाती है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया पर प्रत्येक के स्वराज के लिए अर्थ जो था वो अलग अलग था। अब देखते हैं किसके लिए क्या था। शहर में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग से शुरू होती है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या था? हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया।
हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। आर्थिक प्रभाव क्या था? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा असर व्यापार पर पड़ा। मुख्य गतिविधियां क्या थी? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। इसका परिणाम क्या हुआ? 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जिसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पर रह गई थी। स्वदेशी को बढ़ावा, लोगों ने भारतीय कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। भारतीयों के कपड़ा मिल और हथकरघा उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, शुरुआती जोश के बाद शहरों में आंदोलन फीका पड़ने लगा, जिसके का मुख्य कारण निम्नलिखित था। खादी की महंगाई, खादी का कपड़ा मिलों में बने कपड़ों की तुलना में महंगा था। गरीब लोग लंबे समय तक मिल के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। वैकल्पिक संस्थाओं की कमी, ब्रिटिश संस्था के बहिष्कार से व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना आवश्यक थी। वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। इसका परिणाम क्या हुआ? छात्र और शिक्षक वापस सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील भी अपना सरकारी अदालतों में काम करना शुरू कर दिया। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब गांवों में पहुंचा तो किसानों और आदिवासियों ने अपने स्थानीय मुद्दे जोड़ दिए। अवध का किसान आंदोलन क्या कहता था? इसका नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, उन्होंने किया। विरोध क्या था उनका? आंदोलन तालुकादारों व जमींदारों के खिलाफ था। मुद्दे क्या थे उनके? जमींदारों और तालुकादारों द्वारा भारी लगान और विधिक कर लगाए गए। बेगार बिना पगार के जमीनों पर यहाँ काम करना पड़ रहा था। पट्टे की असुरक्षा, किसानों को उनकी जमीन से बार बार हटा दिया जाता था ताकि वे उस पर अपना हक न जता सके। इनकी मांगें क्या थी? किसानों की मांगें थी कि लगान कम किया जाए और बेगार हो को खत्म किया जाए। दमनकारी जमींदारी का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। नाई धोबी की सेवाओं से जमींदारों को वंचित रखना चाहिए। पंचायतों द्वारा नाई और धोबी बंद। अवध किसानों का संगठन क्या था? सभा। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांवों का दौरा किया था। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। एक माह में 300 से अधिक शाखाएं बनी थी। असहयोग आंदोलन से जुड़ाव, 1921 में इस संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करने की कोशिश की गई, परंतु आंदोलन का रूप बदलने लगा। जमींदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले, बाजारों में लूट, अनाज के गोदामों पर कब्जा। स्थानीय नेताओं ने गांधी जी के नाम पर झूठा प्रचार किया कि लगान माफ, जमीन गरीबों में बांटी जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में गुरिल्ला आंदोलन या गुड़ेम पहाड़ियाँ। आदिवासी क्षेत्रों में गुरिल्ला आंदोलन क्या था? चलिए हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गुरिल्ला आंदोलन यानी गुड़ेम पहाड़ियाँ सामान्यतः अंग्रेजों सरकार ने आदिवासियों को जंगल में घुसने, पशु चराने और लकड़ियाँ इकट्ठा करने से रोक दिया गया था। साथ ही उनसे सड़क निर्माण के लिए बेगार यानी मुफ्त श्रम कराया जा रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी
सीताराम राजू ने किया। गांधी जी से प्रेरणा पर मिश्रण थे इनसे। राजू गांधी जी की प्रशंसा करते थे, खादी पहनने, शराब छोड़ने को प्रोत्साहित भी करते थे, परंतु इनका मानना था स्वराज केवल बल प्रयोग से ही मिल सकता है, अहिंसा से नहीं मिल सकता। तरीका क्या था इनका? आदिवासियों ने गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर हमला करना अपनाया और थानों पर कब्जे हमले किए। अतः 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और पर वे लोक नायक बन गए। नोट: कांग्रेस ने अहिंसा के सिद्धांत पर कायम रहना चाहा, किसान अहिंसा और गुरिल्ला युद्ध को स्वीकार नहीं किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति: फरवरी 1922 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1920 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कस्बे में एक हिंसक घटना हुई थी। में क्या हुआ था कि भीड़ ने यानी प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस ने गोलियां चलाई। इस पर भीड़ बेकाबू हो गई। उन्होंने थाने पर जाकर पुलिस थाने को जला दिया। कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी इस अहिंसा के पक्षधर थे, परंतु इस हिंसक घटना से वह बहुत ही प्रभावित हुए, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को गलत दिशा में जाते देख 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस तरह असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। कमीशन साइमन कमीशन 1927 और इसका विरोध। तो चलिए पढ़ते हैं साइमन कमीशन 1927 क्या है और इसका विरोध कैसे होता है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन और में लाया, जो भारत में साइमन के अध्यक्षता में यह कमीशन भारत में लाई गई। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों की कोई सदस्यता नहीं थी। इससे भारतीयों में रोष फैल गया था। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे और इसी आंदोलन में लाहौर में इसका अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर ब्रिटिश सैनिकों ने लाठी से प्रहार किया, जिससे वहाँ लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। यह आंदोलन इसमें और बढ़ गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य सदस्यों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने की, जहां पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लोगों ने इसे पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का शपथ भी कहा, यानी कि लाहौर पर रात को यहाँ पर लोगों ने शपथ ली पूर्ण स्वराज के लिए। इसी निर्णय के बाद आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होता है। नमक यात्रा और दांडी मार्च। नमक ही क्यों, यानी कि नमक यात्रा में दांडी मार्च में था, तो इसमें नमक ही क्यों हुआ? गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को चुना। कारण क्या था? नमक अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का अनिवार्य हिस्सा भी हुआ करता था। नमक पर कर और उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का एक सबसे दमनकारी पहलू भी बताया। यानी कि नमक कानून आंदोलन को इसलिए भी चालू किया गया कि इसके उत्पादन पर केवल सरकारी अधिकार था।
अल्टीमेटम। गांधी जी ने वायसराय एरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा और 11 मार्च तक का समय दिया। मांग न मानने पर सबने अवज्ञा की चेतावनी दी गई। दांडी मार्च 1930 में यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च शुरू की। महात्मा गांधी जी ने अपने 78 विश्वास पास वॉलेंटियर, इसका मतलब होता है कि अनुचरों यानी कि उनके जो अनुयायी थे के साथ उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। गांधी जी ने लगभग 240 मीटर मील यानी कि लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत गांधी जी ने कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में